अच्छा, तो आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू बायोएथिक्स। बायोटेक्नोलॉजी के अंदर बायोएथिक्स के क्या क्या इंट्रोडक्शन है, क्या क्या इसके जो हैं वेज हैं, डिफरेंट डाइवर्ट होते हैं। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोएथिक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक है। इसको जो है द बायो रेवोल्यूशन भी कहा जा सकता है। बायो रेवोल्यूशन यानी कि बायो की दुनिया के अंदर बहुत बड़ी तब्दीली, चेंज या इनकलाब जिसको कहा जा सकता है। तो बायोटेक्नोलॉजी बायोएथिक्स के बहुत सारे जो हैं एस्पेक्ट्स हैं जिसपे हम स्टडी कर सकते हैं बायोएथिक्स को फॉलो करके। सही है बच्चे, आगे चलते हैं। अच्छा, बायोटेक्नोलॉजी आपको पता है कि किस चीज़ की एप्लीकेशन में, साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स ऑफ बायोलॉजिकल एजेंट्स टू प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विस टू बेटर ह्यूमन लाइफ। हम जो है बायो एजेंट्स को या बायोलॉजिकल एजेंट्स को हम यूज़ करते हैं। ठीक है, किस पर्पस के लिए? इंसान ज़ात की पर्पस के लिए, उसकी जो है भलाई के लिए। ठीक है, हम क्या करते हैं उसके अंदर? अमेंडमेंट साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स को इंक्लूड करते हैं। ठीक है, अच्छा, लेकिन डीएनए आरएनए के अंदर जो हम मैनिपुलेशंस करते हैं या जेनेटिक इंजीनियरिंग के हम काम करते हैं, तो बहुत सारे मोरली इश्यूज जो कि आजकल बहुत ज़्यादा जो है हाईलाइट हो चुके हैं। बहुत सारी चीज़ों में जो है काम करने से पहले हज़ार दफ़ा सोचना पड़ता है, क्योंकि जो है टेक्नोलॉजी के अंदर, बायोटेक्नोलॉजी के अंदर कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जो या तो रिलीजन्स इशू हो जाते हैं, या कल्चरल इश्यूज बन जाते हैं, या ह्यूमंस की जो कहा जाता है डिग्निटी, ह्यूमन डिग्निटी होती है, वो उसमें से थोड़ा सा जो है कमी आ जाती है, थोड़ा सा जो है उसके अंदर इश्यूज पे आ जाते हैं। तो इस वजह से जो है बायो इथिक्स का जो है बुनियाद रखा गया कि किन किन चीज़ों के अंदर इथिक्स को फॉलो करना है, किन चीज़ों के अंदर इन चीज़ों को जो है हमने स्टडी नहीं करनी। ठीक है, अगर की भी जाती है तो बहुत ज़्यादा हाई फाई किया जाता है, लेकिन पब्लिकली उसके अंदर जो है उस जो है हाईलाइट नहीं किया जाता, लेकिन फिर भी स्टडीज हो रही हैं। ठीक है, अगर पब्लिकली इसको हाईलाइट किया जाता है तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई इशू जो है वो क्रिएट हो जाता है। सही है बच्चे, चलते हैं आगे। इथिक्स, इथिक्स क्या होता है? ठीक है, सबसे पहले आप को पता भी है, मोरल फिलासफी तो डिपेंड करती है मोरल फिलासफी पे। ठीक है, कि अखलाकियात की क्या फिलासफी है, इस पे क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, एनिमल्स को कितना स्टेटस देना चाहिए, एनवायरनमेंट को कितना स्टेटस देना चाहिए, ह्यूमन को कितना स्टेटस देना चाहिए, ये इथिक्स में आ जाते हैं। डिसिप्लिन, रूल्स और रेगुलेशन। ठीक है, व्हाट इज मॉरली गुड एंड बैड, राइट एंड रॉन्ग, क्या चीज़ें अच्छी हैं, क्या बेहतर हैं, क्या ख़राब हैं, क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें किस में आ जाती हैं? इथिक्स के अंदर आ जाती हैं। ठीक है, इवन बायो इथिक्स भी मैंने आपको पढ़ाया है, इन्वायरमेंटल इथिक्स भी पढ़ा है, इकोपो सेंट्रिक इथिक्स भी मैंने आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, मेरे ख्याल मैंने ही पढ़ा है ये सारी चीज़ें आप लोगों को। तो ये तमाम इथिक्स जो है इसको जो है वो फॉलो करते हैं। ठीक है, अच्छा, बायोएथिक्स को किस तरह हम डिफाइन कर सकते हैं? डिसिप्लिन डीलिंग विद द एथिकल इम्प्लीकेशंस ऑफ बायोलॉजिकल रिसर्च एंड द एप्लीकेशंस ऑफ द रिसर्च। ये आप सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, बायो का मकसद ही यानी कि वो इथिक्स जो ऑर्गेनिजम्स के साथ रिलेटेड हो, ह्यूमन के साथ रिलेटेड हो, या लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ रिलेटेड हो। ठीक है, तो अच्छा, अब आ जाते हैं हम अपनी असली चीज़ पे। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले आ जाता है यूजेनिक्स। व्हाट डू यू मीन बाय यूजेनिक्स? कोई बताएगा? जी, जी बच्चे, व्हाट डू मीन बाय यूजेनिक्स? यूजेनिक को किस तरह आप डिफाइन कर सकते हैं? जी बच्चे बताएं सर जल्दी पता से। नहीं, पहली बार सुना है ये वर्ड। अच्छा, किसी को नहीं पता? हमजा, आसिफ, जी सर। यूजेनिक्स क्या होता है? सर यून चाहिए मतलब हम न्यू ब्रीड कराएं या कोई न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कराएं। ये होता है कि आप किस तरह रिप्रोडक्शन को अरेंज करवा रहे हैं, ह्यूमन पॉपुलेशन के अंदर किस तरह आप इंक्रीज करें, या आप जो हैं हेरिटेबल जो करेक्टरिस्टिक्स होते हैं उसको किस तरह आप जो है वो चेंज कर सकते हैं, या उनको किस तरह आप यूज कर सकते हैं, हेरिटिकल इनहेरिटिकल जो है होते हैं करेक्टर्स। ठीक है, यूजेनिक्स क्या होता है कि यूजेनिक्स के अंदर आप क्या करते हैं, जो भी काम करते हैं वो बेटर फॉर ह्यूमन बींग। ठीक है, ब्रीड बेटर फॉर ह्यूमन बींग। कुछ इस तरह के जीन्स होते हैं जो नस्ल दर नस्ल चलते हैं। अब इसको किस बेस या रेस पे कहा जा सकता है? जस्ट लाइक रेड हेयर्स दुनिया के अंदर हैं। ठीक है, वो उनके लिए क्या है, एक स्टेटस है। ठीक है, अगर वो कहीं और से अगर वो उनका ब्रीडिंग होती है, या कहीं से और जो क्रॉस ब्रीडिंग होती है, तो उनका करेक्टर्स चेंज हो जाते हैं। या फैमिलीज के अंदर कुछ जो हैं, किनके पाँव वगैरह या जिनकी उंगलियां वगैरह जो होती है, फिंगर्स वगैरह, वो बिल्कुल जो हैं एक दूसरे के साथ अटैच होती हैं, या जो हैं
वो बिल्कुल एक साथ जुड़ी हुई होती हैं, ठीक है। इस तरह के जो कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है, उनको या तो आप इनकरेज करते हैं या डिस्करेज करते हैं, या आप कहते हैं कि वो गुड जीन है, या आप कहते हैं बैड जीन है, या उनको चेंज करना है, या उनके अंदर तब्दीली लानी है, या उन चीज़ों को आगे रखना है। तो इस तरह की जीन की इंफॉर्मेशन, जीन की नॉलेज, जो गुड जीन है उनको प्रोमोट करें, जो बैड जीन है उनको जो है वो आप जो है उसको डिस्करेज करें, यानी कि उसको डिस्कार्ड करें। तो ये सारी जो है कि इस स्टडी पे आ जाती है, यूजेनिक्स की स्टडी में आ जाती हैं। और इसके अंदर क्या होता है, फियर ऑफ हिस्ट्री, इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं आ जाती हैं, ठीक है। तो जस्ट लाइक नाजी कंसंट्रेशन कैंप, नाजी क्या है, जर्मन पीपुल्स वगैरह को उसमें जो है वो कहा जाता है। उनके अंदर जो करेक्टर्स थे वो एग्रेसिव करेक्टर्स भी थे, ठीक है, और उनकी आंखों का जो कलर था वो भी बिल्कुल जो है वो चेंज था। तो इस तरह के जो करेक्टर्स थे वो उनकी जो है रेस है या उनकी जो कम्युनिटी है उनके लिए तो मोतबर है, बाकी लोगों के लिए वो मे भी नापसंदीदा हो, ठीक है। इस तरह की स्टडीज़ जो हो जाती हैं, इनहेरिटिकल स्टडीज़ होती हैं, या इनहेरिटिकल जो चीज़ें होती हैं, तो वो जो है चाहे रिलीजन के बेस में हो, चाहे रेस के बेस में हो, चाहे बाकी चीज़ों के बेस में हो, तो वो क्या कहती हैं, तो उनको कहा जाता है, उनकी स्टडी को तो यूजेनिक्स स्टडी कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें बहुत सारी मुखालफत भी होती है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर जो हैं क्लोनिंग के अंदर, या जीन ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर, या जीन जो है हम ट्रांसफ़र करते हैं या उनको इम्प्रूवमेंट के लिए तो यूज़ करते हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा जो है मुखालफत होती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि यूजेनिक की स्टडी जब भी आप करें तो उसके अंदर मोरल जो चीज़ें होती हैं उनको आप स्टडी करें, ठीक है। उनको आप जो है बेहतर तौर पर जो है उसकी पॉलिसी के बाद उस चीज़ों को यूज़ किया जाए। अच्छा, रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग, क्लोनिंग का आपको पता है कि किस तरह क्लोनिंग की जाती है, ठीक है। जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑर्गेनिज्म को किस तरह रिप्रोड्यूस करवाया जाता है, लेकिन इसके जहाँ पे फ़ायदे भी हैं वहाँ नुकसानात भी हैं, ठीक है। तो मैनी एनिमल्स हैव बीन सक्सेसफुली क्लोन्ड, जिस तरह ये आप देख सकते हैं, तो बहुत सारे एनिमल्स को सक्सेसफुली क्लोन करवाया जा चुका है, ठीक है। लेकिन एनिमल्स की हद तक तो सही है, ठीक है, क्लोनिंग हो भी जाती है, लेकिन जब ह्यूमन के अंदर क्लोनिंग का प्रोसेस आ गया तो बहुत सारी चीज़ों के जो हैं वो सवालात भी उठने लगे, बहुत सारी चीज़ों की मुखालफत भी हो गई। इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा मुखालफत हुई, बाकी रिलीजन्स के अंदर बहुत ज़्यादा मुखालफत हुई कि आप ह्यूमन डिग्निटी को ना छेड़ें। लेकिन इसके बावजूद भी साइंटिस्ट ने जो है इस पे काम किया, रिसर्चर ने इस पे काम किया, पब्लिकली उनको जो है रिकमेंडेशंस ना नहीं ले आए, लेकिन फिर भी काम किया। लेकिन उसके असरात क्या हुए कि बहुत सारी जो है इस तरह की स्पीशीज़ डेवलप हो गई जो कि बाद में उनको किल करना पड़ा या उनको मारना पड़ा, ठीक है। ये बातें जो हैं कॉन्फिडेंशियल हैं, ये बातें पब्लिकली नहीं हुई, लेकिन पब्लिकली लीक आउट भी हुई हैं। बाज़ औक़ात कुछ ममालिक के अंदर, यूएसए के अंदर भी जो है वो इस तरह के केसेस हुए, क्लोनिंग के दौरान जो है अजीबो-गरीब स्पीशीज़ भी डेवलप हो गई, ठीक है। और इवन एनिमल टू ह्यूमन क्लोनिंग भी की गई है, उनके जो है क्रॉस ब्रीडिंग करवा के भी काम किया गया है, ठीक है। तो ये बहुत कॉन्फिडेंशियल काम होते हैं जो कि हो रहे हैं और हुए भी हैं, ठीक है। तो जो इस पे काम करते हैं उनको भी पता होता है, लेकिन इसके अंदर जो है बहुत ज़्यादा एथिक्स का इश्यूज़ होता है, बायो एथिक्स का इश्यू होता है, तो इसीलिए इन काम पे पाबंदी आयद होती है, लेकिन कुछ रिसर्च इदारे अब भी काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपके सामने है क्लोनिंग वगैरह, रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग। इसके बाद आ जाए क्लोनेड, ठीक है। तो इसके ह्यूमन क्लोनिंग के अंदर क्या होता है कि ह्यूमन क्लोनिंग भी जो है वो पहले नहीं करवाई जाती थी, लेकिन अब ह्यूमन क्लोनिंग पे भी जोर दिया जा रहा है, ठीक है। तो इस पे बहुत सारे कैरेक्टर्स को जो है वो मैच और मिसमैच किया जाता है, जेनेटिकली उसके अंदर वेरिएशन ले आई जाती हैं, और जो है कैरेक्टर्स के अंदर भी जो है वो बहुत सारी चेंजेस ले आते हैं। इवन जो है रेसिस के अंदर, मज़हब के अंदर, तो इन चीज़ों को जो है वो क्लेम किया जाता है, ठीक है। तो क्लोनाइड इस चीज़ को कहा जाता है। अच्छा, होली ग्रेटर मदर ऑफ गॉड आई हैव बीन क्लोन्ड, ठीक है। अब इसमें क्या है कि ये बच्चा जो है, तो ये जो क्लेम कर रहा है कि इसको जो है वो क्लोन किया गया है, यानी कि आर्टिफिशियली क्लोन किया गया है, लेकिन ये जो है फ्री फ्रॉम मदर, यानी कि मदर के थ्रू ये जो है इसकी रिप्रोडक्शन नहीं हुई, ठीक है। तो इस तरह के जो हैं बहुत सारे केसेस हैं जिसके अंदर इमेच्योरिटी भी आ जाती है, और इसके अलावा डिसेबिलिटी के भी चांसेस होते हैं, और इसके अलावा जो है एबनॉर्मलिटी के भी चांसेस होते हैं, लेकिन क्लोनिंग हुई है, ठीक है, वर्ल्ड वाइड के तौर पर भी हुई है। और इस क्लोनिंग के जो है बाज़ औक़ात सही फैक्टर्स भी आए, बाज़ औक़ात ख़राब फैक्टर भी सामने आए हैं, ठीक है। थेराप्यूटिकल क्लोनिंग जो होती है वो ह्यूमन सेल्स वगैरह की होती है, वो किसी बेस पे होता है, ठीक है। जस्ट लाइक इंजरी के बेस में भी हो सकता है, एबनॉर्मल ग्रोथ के बेस में भी हो सकता है, कैंसर जो होता है उसके बेस में। थेराप्यूटिकली जो है क्लोनिंग वो जो है
माना जा सकता है, क्योंकि वो जनरेशन ऑफ ह्यूमन टिश्यूज एंड ऑर्गन ये यानी कि अलो किया जाता है इस चीज के लिए। ठीक है, तो इसके अंदर जो क्लोनिंग होते हैं, थेरापेटिक क्लोनिंग, वो आई थिंक वर्ल्ड वाइड तौर पर की जाती है। ठीक है, क्लोनिंग ऑफ इंडिविजुअल ह्यूमन सेल्स की जाती है, या किसी पार्ट की या किसी ऑर्गन की क्लोनिंग की जा सकती है। ठीक है, इसके अंदर भी आपको पता है कि स्टेम सेल्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि वो स्पेशलाइज सेल होते हैं और वो क्या करते हैं कि वो मल्टीप्लाई होते हैं और टिश्यू टाइप वगैरह के बनाते हैं। तो थेराप्यूटिक क्लोनिंग आई थिंक सो मच ये अलाउ है, एज अ रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग के साथ अगर कंपेयर करेंगे तो वो अलाउ नहीं है। ठीक है, तो थेराप्यूटिक क्लोनिंग में बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर जो है वो वेरिएशंस आ जाते हैं, जस्ट लाइक लीवर के जो पेशेंट्स हैं, या जो हैं SIUT के अंदर जितने पेशेंट्स वगैरह हैं, तो बाजू का थेराप्यूटिक क्लोनिंग जो है पाकिस्तान के अंदर तो मेरे ख्याल में इतना काम नहीं हो रहा, लेकिन डेवलप्ड कंट्री के अंदर ये थेराप्यूटिक क्लोनिंग का काम हो रहा है। ठीक है, जिस तरह मैं आपको बताया, एनहेंस आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट एंड सीरियस मेडिकल कंडीशन, जस्ट लाइक कैंसर है, बर्थ डिफेक्ट्स है, कुछ इस तरह के बच्चे हैं कि बर्थ डिफेक्ट्स होते हैं, बर्थ डिसेबल होते हैं, तो इनके लिए थेराप्यूटिक क्लोनिंग की जाती है, या उनके जो हैं सर्जरी के थ्रू भी की जाती है, या कैंसर के पेशेंट्स हैं तो उनमें भी ये जो है काम किया जाता है, थेराप्यूटिक क्लोनिंग का जो है काम हो सकता है इनके अंदर। ठीक है, तो ये काम जो है ये इथिकली इस काम के लिए परमिशन है। बाकी रिप्रोडक्टिव के लिए जो है वो परमिशन अभी जो है ऑफिशियली नहीं मिली, लेकिन काम होता है, ये सबको पता है, काम हो भी रहा है। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं, एम्ब्रियोनिक वर्सेस अच्छा अब इसमें चीज आ जाती है, एक मिनट, एम्ब्रियोनिक, एक मिनट बच्चे, वर्सेस अडल्ट अडल्ट स्टेम सेल्स। ठीक है, एक एम्ब्रियोनिक का जो प्रोसेस होता है, और अब वो तो आप लोगों को पता है, एम्ब्रियोनिक का नहीं है कि आप ब्रीडिंग वगैरह के बाद जो आप इसके अंदर चेंजेस लाना चाह रहे हैं या चेंजेस करते हैं, वो क्लोनिंग के अंदर भी आ जाता है, लेकिन एम्ब्रियोनिक के अंदर भी जो है हम बाजुकात एम्ब्रियोनिक स्टेज पे भी बाजुकात जेनेटिकल वेरिएशन करते हैं, ट्रांसफर ऑफ जीन भी किया जाता है बाजुकात इसके अंदर। ठीक है, अच्छा एक डायग्नोसिस का प्रोसेस होता है जो कि इनहेरिटेड जेनेटिक डिसऑर्डर्स में आ जाता है, जिसको इन विट्रो का नाम भी दिया गया, जिसको कहा जाता है प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक डायग्नोसिस, PGD के नाम से किया जाता है। ठीक है, प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक डायग्नोसिस, इसके अंदर क्या होता है, इनहेरिटिक जेनेटिक्स जितने डिसऑर्डर्स होते हैं उनको बाजुकात जो हैं उन ट्रेस को यूज किए जाते हैं, या उन ट्रेस को ट्रांसफर किए जाते हैं, या बाजुकात उन डिजायर्ड ट्रेड को क्या किया जाता है, उन डिजायर्ड ट्रेड्स को जो है वो ख़त्म किया जाता है, जो कि इनहेरिटिकल डिजीज़ होते हैं या इनहेरिटिकल जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं, उनको इन विट्रो के तौर पर डायग्नोज करके उनको जो है ख़त्म भी किया जा सकता है। जस्ट लाइक एक फैमिली है या एक रॉयल फैमिली है, रॉयल फैमिली के अंदर कोई डिजीज़ है, कोई इनहेरिटिकल डिजीज़ है, वो ख़त्म करने के लिए क्या किया जाता है, प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक डायग्नोसिस किया जाता है, जिसके थ्रू एम्ब्रियोनिक चूजिंग विच एम्ब्रियोनिक विल बी ट्रांसफर्ड टू द यूटेरस बेस्ड अपॉन डिजायर्ड ट्रेट्स, यानी कि जो जिसके अंदर बेस ट्रेड्स हों और इसको जो है डिसऑर्डर्स को ख़त्म किया जा सकता है, तो वो जो है एम्ब्रियो ट्रांसफ़र किया जाता है बिल्कुल इस स्टेज पे, किस स्टेज पे, बिल्कुल जब ह्यूमन रिप्रोडक्शन होती है उस स्टेज पे इसको चेंज किया जा सकता है, इसके अंदर चेंजेस लाई जा सकती है, इसके ट्रेड्स में भी चेंजेस लाई जा सकती है। जेंडर डिसीजन, अच्छा आजकल ये भी है कि जेंडर डिसीजन, किसी को जेंडर वगैरह चेंज करवाना तो वो भी जो है इसके थ्रू जो है प्री इम्प्लांटेशन PGD के थ्रू जो है उसको किया जाता है। बहुत सारे केसेस रिपोर्ट हुए हैं, आई थिंक पाकिस्तान के अंदर भी रिपोर्टेड हुए हैं, और बाकी फॉरेन कंट्रीज के अंदर भी जो है रिपोर्टेड हुए हैं, मेल टू फीमेल वगैरह इस तरह के जो भी हैं करेक्टर्स अगर चेंज करवाए हैं, वो जेंडर डिसीजन वो भी एम्ब्रियोनिक बेस पे करेक्टर्स चेंज हुए हैं। ठीक है, तो इस तरह की स्टडीज जो होती हैं बाज़ इन स्टडीज पे जो है कुछ कंट्रीज के अंदर बैंड भी है और कुछ कंट्रीज अलाउ नहीं करती, रिलीजन के बेस पे, कल्चर के बेस पे, रेस के बेस पे इन कंट्री जो है इन चीज़ों की जो है मुखालफत भी की जाती है। ठीक है, डिज़ाइनर बेबीज में जिस तरह आपको बता चुका हूँ कि जस्ट लाइक किसी की ख्वाहिश है, किसी के पसंद है, उसके बेबीज के जो हैं वो हेयर्स वगैरह हो, रेड हो, ठीक है, या कोई और चेंज हो, उनका आई कलर अलग हो, या जो है कोई इनहेरिटिकल जो है वो चीज़ें जो हों, तो वो भी डिजायर्ड जो है करेक्टर्स वो भी इसमें ट्रांसफर किए जाते हैं। बातें बच्चे आ रही हैं समझ में? जी सर। यस सर। तो ये सारी चीजें जो हैं इसके अंदर इंक्लूड आ जाती हैं। डिजाइनर बेबी यानी कि एक क्या कहा जा सकता है, एक डिमांड की जाती है
ठीक है। तो ये जो डिमांड होती है, ये हालांकि पाकिस्तान में इस तरह की जो है काम नहीं होता, इस तरह की स्टडीज नहीं होती, बाकी वर्ल्ड वाइड के तौर पर जो है ये सारी चीजें की जाती हैं। लेकिन जेंडर डिसीजन का आई थिंक पाकिस्तान में काम हो रहा है, लेकिन इसका जो है मैं कंफर्म नहीं कर सकता। आई थिंक मैंने कहीं अखबारात वगैरह में पढ़ा है कि जेंडर डिसीजन का जो है वो पाकिस्तान के अंदर अलाउ है शायद। ठीक है। और बाकी डिजाइनर बेबीज का पाकिस्तान के अंदर अलाउ नहीं है, लेकिन जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहाँ पे जो है इसको जेनेटिकली इसको चेंज किया जाता है, और डिजाइनर बेबीज जो होते हैं उनको लॉन्च किया जा सकता है। ठीक है बच्चे। सर इसके डिसएडवांटेजेस हैं क्या डिजाइनर बेबी के? नहीं बच्चे, इसमें कोई खास जो है वो नहीं है। हालांकि जो मैंने स्टडी की है इसके अंदर जो है वो सिर्फ जो है फिजिकली करेक्टर्स के अंदर जो है वो चेंज किया जाता है। तो आपको पता है कि 2 टाइप्स के होते हैं, फिनोटाइप एंड जीनोटाइप। ठीक है। फिनोटाइप के अंदर ज्यादातर चेंज करते हैं कुछ जो है पेरेंट्स फिजिकल करेक्टर्स। जी जी, फिजिकल करेक्टर्स जिसको कहा जा सकता है। जी ठीक सर। है। तो फिजिकल करेक्टर्स जैसे लाइक आईज कलर, ठीक है, आईज कलर चेंज हो, या रेड जो है उनके वो हो, क्या कहते हैं, रेड हेयर वगैरह हो, स्किन कलर हो, यानी कि इस तरह की जो चीजें होती हैं वो सारी चीजें इसके अंदर जो है वो, ये आपके सामने एक बेबी की तस्वीर भी है। ठीक है। ये डिजाइनर बेबी के नाम से है, यानी कि इसको जो है करेक्टर्स के अंदर या डिजायर्ड करेक्टर्स या ट्रेट्स जो होते हैं वो ट्रांसफर किए गए हैं। ठीक है। तो इस तरह के जो है वो काम होते हैं। अच्छा, जेनेटिक टेस्टिंग आपको पता है कि इसके अंदर पर्सन्स का पूरा डीएनए का प्रोफाइल होता है, ये जेनेटिक टेस्टिंग भी की जाती है। ये पूरा काम जो किया जाता है जेनेटिक टेस्टिंग के बाद ही ये सारे काम किए जाते हैं। ठीक है। इंडिविजुअल रिस्क असेसमेंट बेस्ड अपॉन अ पर्सन्स डीएनए प्रोफाइल। ठीक है। तो डीएनए चिप आइडेंटिफाइज जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशंस। इसके अंदर जो है पोजीशंस वगैरह जेनेटिकली जो करेक्टर्स होते हैं उसमें पूरी इंफॉर्मेशन होती है, आपको पता है। ठीक है। डीएनए वगैरह के अंदर जो है इंसान पूरी आइडेंटिफिकेशन उसके अंदर आ जाती हैं। तो इसके अंदर चेंजेस अगर लाई जाती हैं तो वो जो है उसके करेक्टर्स वगैरह जो है फिजियोलॉजी के अंदर भी चेंज आ जाता है। ठीक है। अच्छा, पोटेंशियल फॉर जेनेटिक डिस्क्रिमिनेशन, डीएनए प्रोफाइलिंग, डीएनए बैंक्स वगैरह, ये सारी चीजें आप लोगों ने आई थिंक पढ़ी हैं। क्या होता है डीएनए प्रोफाइलिंग एंड डीएनए बैंक्स? सर जीन की इंफॉर्मेशन होती है डीएनए बैंक। जी जी, डीएनए जो है जीन की पूरी इंफॉर्मेशन के अंदर जो है वो पाई जाती है। ठीक है। और डीएनए प्रोफाइलिंग के अंदर भी ये सारी इंफॉर्मेशन पाई जाती है। ठीक है। तो ये सारी जो चीजें होती हैं ये जेनेटिक टेस्टिंग के नाम से इसको कहा जाता है। ठीक है। अच्छा बच्चे, ट्रांसजेनिक प्लांट्स आपके सामने हैं। ठीक है। इंजीनियर्ड प्लांट दैट कंटेन नावल जीन्स फ्रॉम अदर स्पीशीज, जो हमारे पास नावल यानी कि स्पेशल जो करेक्टर्स होते हैं, हाई लेवल के करेक्टर्स होते हैं, जस्ट लाइक साल्ट रेजिस्टेंस के करेक्टर हैं, या बाकी जो हैं पैथोजन फ्री करेक्टर्स होते हैं, वो हम क्या करते हैं प्लांट टिश्यू कल्चरिंग या ट्रांसजेनिक प्रोसेस के थ्रू हम वो जो है जीन्स ट्रांसफर करते हैं। ईल्ड के पर्पस के लिए भी करते हैं, प्रोडक्टिविटी के पर्पस पे किए करते हैं। तो आजकल जो है आपके पास इस तरह की स्पीशीज हैं जिसका आप फ्रूट वगैरह भी यूज करते हैं, वेजिटेबल भी यूज करते हैं, वो ज्यादातर जो है ट्रांसजेनिक प्लांट से ही जो है वो काम किया जाता है, उसके थ्रू ही ये सारी चीजें फाइंड आउट की जा सकती हैं। ठीक है। रिजल्ट्स इन न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स दैट मेक प्लांट्स मोर डिजायरेबल एंड यूजफुल टू ह्यूमन। सारी बातें प्लांट्स के अंदर हम अपने डिजायरेबल कैरेक्टर्स को चेंज करेंगे, यानी कि ईल्ड के अंदर चेंज करेंगे, प्रोडक्टिविटी के चेंज करेंगे, या हम इसके अंदर जो है जस्ट लाइक जो है ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं उनके हम डिफरेंट कलर्स, फ्लावर्स के कलर्स में चेंज ले आएंगे, तो जाहिर बात है उसके अंदर अट्रैक्शंस होगी, उसके अंदर जो है ब्यूटी के अंदर जो है वो इंक्रीज होगा। तो इस वजह से इंसान के लिए तो ये बहुत ज़्यादा यूजफुल है। तो सबसे ज़्यादा जो काम किया जाता है प्लांट्स पे काम किया जाता है, जेनेटिकली जो काम है उसके लिए वर्ल्ड वाइड के तौर पर अलाउ है। आप चाहे जो भी काम करें ट्रांसजेनिक प्लांट्स के अंदर, ठीक है, उनके करेक्टर्स को चेंज करें, उनके अंदर जो है जितनी वेरिएशन ले आ सकते हैं तो ले आ सकते हैं। तो एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी में सबसे ज़्यादा काम करने का मकसद यही है कि इसके अंदर रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। रिस्ट्रिक्शंस कहाँ आती है? रिस्ट्रिक्शंस आती हैं एनिमल्स के अंदर और जो है ह्यूमन के अंदर। क्योंकि ह्यूमन बिल्कुल अलग स्पीशीज है और एनिमल्स भी जो है बहुत ज़्यादा अलग है। इनको भी बाज़-औक़ात जो हैं इनके करेक्टर्स को भी जो है मिला के कुछ नई स्पीशीज का भी काम किए गए हैं, रिपोर्टेड किए गए हैं, बाद में बड़े इशू भी आए हैं। मैंने जो जहाँ तक सुना है नॉर्थ कोरिया और यूएसए के अंदर बहुत ज़्यादा इस पे काम किया गया है। ठीक है। कोई इस तरह की स्पीशीज हम जो है लॉन्च करें जो कि स्पीशीज फाइटिंग के तौर पर यूज हो, ह्यूमंस फाइटिंग के तौर पर यूज ना हो, हमारे सोल्जर्स जो है वो यूज ना हो। ये मैं आपको बात कर रहा हूँ नॉर्थ कोरिया और यूएसए की। वहाँ पे इस तरह की स्पीशीज यानी कि एनिमल वगैरह की स्पीशीज को जो है करेक्टर्स को ट्रांसफर किया गया है जो है ह्यूमन के करेक्टर्स के साथ, ताकि एक न्यू स्पीशीज बनाया जाए और वो फाइट करे
रोबोटिक फाइटिंग अलग होती है, ये जो है वार ये अलग होती है। इस तरह की स्पीशीज को बनाया गया, लेकिन बाज़-औक़ात बाद में बड़ी मुसीबत भी आयद हुई है, ठीक है। इस तरह की मूवीज भी काफी बन चुकी हैं, लेकिन वो मूवीज एंटरटेनमेंट के लिए बनी है, लेकिन वो इशारा देती हैं इस तरफ के इस तरफ भी काम हो रहा है या इस तरफ भी काम किया जा सकता है या किया गया है, ठीक है बच्चे। तो इस तरह की जो स्टडीज हैं वो की गई हैं, ठीक है। बहुत सारी मूवीज हैं इसकी एग्जांपल, लेकिन मैं अब मुझे याद भी नहीं है, ठीक है। शायद आप लोगों ने देखी हो, हमजा ने देखी हो, तो हमजा को पता होगा। चले बच्चे आगे। अच्छा, इसके बाद आता है आर दे सेफ टू ईट, ठीक है। ये जाहिर बात है, जो मार्केट में चीज़ आती है वो पहले प्री टेस्ट किया जाता है, उसका ट्रायल बेस भी टेस्ट किया जाता है, उसका जो है देखा जाता है इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स क्या हैं, इसके अंदर जो है कितनी चीज़ें जो हैं हमने इसके अंदर ऐड की हैं, कौन कौन से कैरेक्टर्स ऐड किए हैं, उन कैरेक्टर्स के साइड इफेक्ट तो नहीं है। तो ज़्यादातर जो हमारी मार्केटिंग की चीज़ होती हैं वो ज़्यादातर वो सेफ होती हैं खाने के लिए, ठीक है। और हाउ डू दे अफेक्ट द इकोसिस्टम, ये क्वेश्चन जो है ये रीजनेबल क्वेश्चन है कि उसका क्या अफेक्ट होता है इकोसिस्टम पे। जी हमजा, क्या इफेक्ट होता है हमजा इसमें का इकोसिस्टम पे, इन स्पीशीज का? बहुत सारा इफेक्ट हो सकते हैं सर, एनवायरनमेंट को मतलब और आपका माइक सही नहीं है बच्चे, माइक सही नहीं है। नेट सही नहीं चल रहा है, आपकी भी आवाज कट कट के आ रही है। बच्चे मेरी आवाज कट कट के आ रही है सबको? सर मुझे कट कट के आ रही है क्योंकि मेरा नेट स्लो चल रहा है सर। अच्छा बच्चा, आपका नेट स्लो चल रहा है, इट्स ओके, इट्स ओके, ठीक है। अच्छा, कोई और बताए, जारा, किसके अफेक्ट क्या है? सर मतलब ये इको फ्रेंडली होते हैं, क्योंकि अब जब अगर हम एक एग्जांपल लें इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड वगैरह की, तो वो हम केमिकल स्प्रे करते हैं तो वो एनवायरनमेंट के लिए ठीक नहीं है। लेकिन अगर हम जीएमओस बनाते हैं जो प्लांट्स ही इंसेक्टिसाइडल इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, तो उस फिर वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो जाते हैं, क्योंकि हम वो केमिकल स्प्रे नहीं कर रहे होते, तो एनवायरनमेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वो थोड़ा इको फ्रेंडली होते हैं। अच्छा बच्चे, कोई और? गुड, अच्छा बताया इन्होंने, लेकिन इसमें थोड़ा सा इसमें जो है ना एक अमेंडमेंट है, अमेंडमेंट नहीं, इसके अंदर थोड़ी सी चेंज है। अच्छा, ये जो होते हैं प्लांट्स वगैरह, इसको हम जब ट्रांसफर कराते हैं कहाँ पे, सॉइल पे ट्रांसफर कराते हैं। इसको ट्रांसफर कराने के 2 से 3 जो है स्टेज होते हैं। नंबर 1 लेब स्टेज होता है, लेब स्टेज के बाद जो है ग्रीन हाउस स्टेज जो होता है, उसके बाद जो है डायरेक्ट वहाँ हम इन्वायरमेंट कराते हैं, ठीक है। ये जो होते हैं इसके जो साइड इफेक्ट क्या होते हैं, इसके साइड इफेक्ट कुछ ये होते हैं कि जस्ट लाइक वहाँ पे जो बैलेंस होती है हमारी जो इकोसिस्टम, जाहिर बात है उसके अंदर इंसेक्ट्स भी आ जाते हैं, पैथोजेंस भी आ जाते हैं, उनको भी जो है पॉपुलेशन को बैलेंस रखना होता है। तो इसके अंदर इतनी जो है एबिलिटी होती है कि तो बाकी एनिमल्स या बाकी इंसेक्ट्स वगैरह जो हैं वो इस पे अटैक नहीं करते, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर जो है ये एक तो हेल्दी प्लांट्स होते हैं, दूसरे इसके अंदर कुछ इस तरह के केमिकल्स वगैरह का इंग्रेडिएंट होता है जिसकी वजह से वो इन चीज़ों पे अटैक नहीं कर सकते। तो हालांकि आपको पता है कि 30% जो होती है फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, उसके मुताबिक आपको 30% तक क्रॉप को जो है क्या करना होता है, इग्नोर करना होता है, ताकि उनकी भी बैलेंस रहे, ठीक है। नंबर 1 चीज़ ये। नंबर 2 चीज़ ये है कि ये इतना ज़्यादा जो है सर्वाइवल नहीं कर पाता ओपन फील्ड्स के अंदर। 10% जो है कहा जाता है कि ये सर्वाइवल है, तो ये ज़्यादातर ग्रीन हाउस के अंदर ही इनको सर्वाइव कराया जाता है और उस ग्रीन हाउस से ही इसको ट्रांसफर किया जाता है। तो इससे क्या होता है, अगर सिर्फ हम ग्रीन हाउस ही यूज़ करेंगे तो हमारे लार्ज स्केल पे जो फील्ड्स वगैरह हैं वो बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होंगी, और उनके अफेक्टेड होने से पूरा इकोसिस्टम अफेक्ट होता है। इकोसिस्टम अफेक्ट होने से ये फार्मर वगैरह का जितना भी प्रोसेस है ये सारा कॉम्प्लिकेट हो जाता है। सही बात है, आगे समझ में, यानी कि लिटिल बट इकोसिस्टम पे इसके इफेक्ट्स हैं, लेकिन अगर हम इसको यूज करें एज अ फूड के तौर पर तो ये इसके बहुत ज्यादा फवायद भी हैं। सही है बच्चे, आगे चलें। ट्रांसजेनिक एनिमल्स में जिस तरह आपको बता के चुका हूँ और जो है आपको बताया भी है मैंने। अब ठीक है, आप देख सकते हैं इंजीनियर्ड एनिमल्स दैट कंटेन नॉवल जीन फ्रॉम द अदर स्पीशीज। अब बाजू का कुछ स्पीशीज को क्या किया गया है, कुछ स्पीशीज के कैरेक्टर्स को ट्रांसफर किया गया है एनिमल्स टू एनिमल्स। यहाँ तक तो सही है, एनिमल्स जो ह्यूमन जो कैरेक्टर्स ट्रांसफर किए गए हैं तो वो अनएक्सेप्टेबल है, वो किसी के लिए भी एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है। तो इसी तरह अब जस्ट लाइक ये आप नीचे तस्वीर देखेंगे, पोर्क की तस्वीर, पोर्क की तस्वीर में आप देखेंगे तो इसको विंग्स हैं, ठीक है, फार टू फ्लाई। अब जाहिर बात है पोर्क कर तो नहीं सकता, लेकिन इसके पास विंग आ गए। विंग कहाँ आ गए, ये जेनेटिकली इनको जो है करेक्टर्स जो है वो ट्रांसफर किए गए। तो इस तरह की जो स्टडीज की जा रही है, इस तरह की जो काम किया जा रहा है, ये इथिक के अगेंस्ट है, बायो इथिक्स के अगेंस्ट है, ठीक है। रिजल्ट्स इन एनिमल्स दैट आर मोर डिजायरेबल्स एंड यूजफुल टू ह्यूमंस
ठीक है। अच्छा, हमें जो काम करना चाहिए वो ब्रीडिंग वगैरह के लिए काम करना चाहिए, यानी कि स्पीशीज टू स्पीशीज या जीनस के लेवल तक। ठीक है, ये काम किया भी जाता है, जस्ट लाइक पाकिस्तान के अंदर भी है। ठीक है, ये बफेलोज वगैरह के अंदर, काऊ वगैरह के अंदर ये ब्रीडिंग करवाई जाती है। ब्रीडिंग के अंदर क्या फायदा होता है कि उनके मिल्क प्रोडक्शन भी बढ़ जाती है, और इसके अलावा जो है जो बाकी जो उसके जो है जीनस वगैरह स्पीशीज होती है वो बहुत ज्यादा यूजफुल होती है। तो इस तरह का काम पॉजिटिव होता है। ये इस तरह का नेगेटिव काम ना किया जाए, जिस तरह का फिजिकल चेंजेस ले आए जाएं या उनके अंदर जो है बाकी चेंजेस ला के उसका काम जो है एक क्या कहते हैं डिसेबल स्पीशीज को प्रोड्यूस करवाया जाए, वो बहुत गलत काम होता है। अच्छा, आर दे सेफ टू ईट? आर दे सेफ टू ईट? जाहिर बात है इसके अंदर तमाम वो करेक्टर्स होते हैं, ये सेफ होते हैं ईट के लिए। ठीक है, वेयर डू वी ड्रा द लाइन? अच्छा, ये क्वेश्चन जो है ना, वेयर डू वी ड्रा द लाइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका मकसद है हमें कहाँ तक इनकी जो है जेनेटिकल इंफॉर्मेशन या जेनेटिक जो जीन्स वगैरह है हम ट्रांसफर कर सकते हैं और कहाँ तक नहीं कर सकते। ठीक है, ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, अब जाहिर बात है इनको बाकी करेक्टर्स के लिए तो हम इसको अलाउ नहीं कर सकते रिप्रोडक्शन के अलावा। रिप्रोडक्शन के अलावा बाकी जो करेक्टर्स होते हैं वो बाज़-औक़ात बहुत ज्यादा इश्यूज काज करते हैं। ठीक है, वो आप लोग भी समझ सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय जीनो ट्रांसप्लांटेशन? हालांकि लिखा हुआ भी है। जी बच्चे। सर डिफरेंट स्पीशीज से दूसरे स्पीशी में कैरेक्टर्स जो है मतलब जी जी जी, जीन की ट्रांसप्लांटेशन कर गुड। ये जो है यही चीज मैं आपको बताता था। जीनो ट्रांसप्लांटेशन के अंदर क्या होता है कि आप जेनेट जो जीनस है वो भी ना करें, जीनस से हट के भी डिफरेंट ऑर्डर के डिफरेंट जीनस के जो है आप ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, तो इसके बाजुकात बड़े जो है नुकसान होते हैं। जिस तरह मैं आपको बता रहा था, हार्वेस्टिंग ऑर्गन्स फ्रॉम एनिमल्स फॉर ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन इनटू ह्यूमंस। ठीक है, अच्छा, तो ये क्या होता है, इसके जो है बहुत ज्यादा खतरनाक डिजीज भी काज हो सकती हैं, बहुत ज्यादा खतरनाक इश्यूज भी काज हो सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, इसमें जो है आपको नुकसानात में बता चुका हूँ। ठीक है, अच्छा, बाजू का कुछ जो आर्गन है वो फायदे के लिए भी हैं। फायदे के लिए कौन से आर्गन से, ये आप बता सकते हैं? कुछ ऐसे आर्गन हैं जो बिल्कुल फायदेमंद है। क्या मतलब सर? कुछ आर्गन ऐसे होते हैं, अगर हम एनिमल्स के आर्गन हम यूज करें इंसान की बॉडी के लिए, वो फायदेमंद होते हैं। इसकी सर एग्जाम्पल लीवर? बहुत कॉमन है। सर लिवर, लिवर के अलावा जो बर्निंग वगैरह हो जाती है स्किन की, अगर देखें फिश वगैरह स्किन की जी। स्किन लगाई जाती है। यस सर, वो ठीक है, फिश फिश की। फिश लगाई जाती है, बाजू का स्नेक की भी जो है वो लगाई जाती है। तो इस तरह की जो है ट्रांसप्लांटेशन जो होती है वो बिल्कुल फायदेमंद होती है। ठीक है, तो इस तरह की जो चीजें होती हैं, एक मिनट। अच्छा हाँ, सही है, ठीक है बस। अच्छा हाँ, तो इस तरह की जो है सेवर आर्गन डोनर शॉर्टेज की वजह से जो है हम ये यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह की चेंज के अंदर जो है ट्रांसप्लांटेशन की जा सकती है। ये जो है इस लाइन पे या इस लिमिट पे काम किया जा सकता है। अच्छा, इससे आगे बढ़ के आउट ऑफ लिमिट जाके वो काम नहीं किया जा सकता। अब जस्ट लाइक यहाँ पे पिग्स परफेक्ट मैच, ये इस सेंटेंस को छोड़ दें, क्योंकि सबसे ज्यादा जो है काम जो करवाया जाता है वो पिग्स पे काम किया जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा दुनिया में अगर गोश्त यूज किया जाता है, मीट यूज किया जाता है, वो पिग का यूज किया जाता है वर्ल्ड वाइड के तौर पर, सवाए मुस्लिम कंट्रीज के अंदर। लेकिन मुस्लिम कंट्रीज के अंदर भी अनफॉर्चुनेटली ये बात कहनी पड़ रही है कि उनके बड़े बड़े फार्म हैं। यूएई के अंदर फार्म हैं, खुद जो है टर्की के अंदर बड़े बड़े फार्म्स है पिग्स के, वो खुद तो यूटिलाइज नहीं करते, लेकिन वो उस चीज को क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। तो इस वजह से जो है सबसे ज्यादा जो है फार्मिंग इसी चीज की जाती है। अच्छा, डू वी हैव द राइट? पीटा, व्हाट डू मीन बाय पीटा? पीटा क्या है? पीटा जो है एक बड़ी एसोसिएशन है, या इसको इस तरह कहें, पीटा जो है एक एसोसिएशन भी कह सकते हैं आप। इसके अलावा एक ऑर्गेनाइजेशन या एनजीओ का नाम भी कह सकते हैं, जिसका फुल फॉर्म मैं लिख सकता हूँ कि ये वर्ल्ड वाइड के तौर पर बड़ी मशहूर जो है वो है, पीपल फॉर द इथिकल। इसके जो है रूल्स रेगुलेशन भी मैं आपको बता देता हूँ। पीपल फॉर द इथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स, इसको जो है पीटा के नाम से कहा जाता है, पीपल फॉर द इथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स। यानी कि लोग जो होते हैं इथिकल ट्रीटमेंट करें एनिमल्स के साथ, यानी कि उनके साथ इथिक्स के साथ पेश आए। वो कहते हैं कि एनिमल्स को किल ना करें,
एनिमल्स का केयर करें, एनिमल्स का ख्याल रखें। एनिमल्स आपके फायदे के लिए, आपके लिए सर्व करते हैं, ह्यूमन के लिए सर्व करते हैं, ह्यूमन के लिए बनाए गए, उनके जो है वेलफेयर के लिए बनाए गए। तो ह्यूमन जो है एनिमल्स की रेस्पेक्ट करें। इसकी पीटा की जो है वर्ल्ड वाइड की तौर पर बहुत ज़्यादा इसके नेटवर्क है, इसकी एसोसिएशन बहुत बड़ी मशहूर है, ठीक है। तो इनका काम क्या होता है कि ये जो है एनिमल्स वगैरह पे जितने मजालिम होते हैं, जबर होता है, जुल्म होता है, या उनको जो है प्रॉपरली केयर नहीं की जाती, या उनको हंट किया जाता है, उनको जो है ट्रैप किया जाता है, फॉर डिफरेंट पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है, लड़ाने के लिए यूज़ किया जाता है। या स्पेन के अंदर जो होता है, क्या होता है स्पेन के अंदर जी? मुकाबले होते हैं सर, मुकाबले होते हैं, उनको रेसिंग। और रेसिंग किस चीज की? बुल फाइटिंग होती है। बुल फाइटिंग के अंदर उनको जी मारा सर। जाता है, ठीक है। बुल्स को मारा जाता है और ह्यूमन टू बुल्स फाइट होते हैं, ठीक है। वहां पे इस चीज को कंडेम करते हैं वो लोग, इस चीज का अगेंस्ट करते हैं। और पाकिस्तान के अंदर, इस्लामिक कंट्रीज के अंदर भी ये लोग इस चीज की मुखालफत करते हैं कि जो ईद कुर्बान वगैरह होती है, तो उन यानी कि उन चीजों का ये कांसेप्ट है कि जानवर को या एनिमल्स को रेस्पेक्ट दी जाए। तो इनके जो है इन्होंने ये एक क्वेश्चन क्रिएटेड, डू वी हैव द राइट, यानी कि हम इस तरह के जो एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, उनके ऑर्गन्स को डोनेट करते हैं, उनके ऑर्गन्स को हम यूज करते हैं, उनके ब्लड को यूज करते हैं, या हम वैक्सीन बनाते हैं, क्या हमारे पास ये राइट है? तो इस तरह के जो है क्वेश्चनिंग या इस तरह के जो काम है, इसकी जो है वो ये जो है पीटा वाली मुखालफत भी करते हैं। और सबसे ज्यादा जो है वो कहते हैं कि इनको भी एक राइट है जिस तरह हमें राइट है, ठीक है। डेंजर्स ऑफ क्रिएटिंग न्यू ह्यूमन वायरस, जीनो ट्रांसप्लांटेशन की वजह से बाज़ बहुत ज़्यादा जो है डिजीज़ कॉज करते हैं। मे बी इन्फेक्टेड हो, फिश इन्फेक्टेड हो, उसके अंदर कोई वायरल डिजीज़ हो, कोई बैक्टीरियल डिजीज़ हो, वो भी ट्रांसफ़र हो सकता है, इंसान की स्किन को ख़राब कर सकता है, स्किन को इन्फेक्टेड कर सकता है। या जो है बाकी आर्गन हम यूज़ करते हैं, उनका भी जो है साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। तो इस तरह की साइड इफ़ेक्ट वगैरह की स्टडी जो है वो जो है इसके लिए ख़तरा बन सकती हैं, ठीक है। तो इस तरह जो है तमाम चीज़ों को स्टडी किया जा सकता है, ठीक है बच्चे। आ रही बात समझ में आप लोगों को? फाइंडिंग अ बैलेंस। अब यहाँ पे हम बैलेंस ढूंढते हैं कि एक मिनट बच्चे, बैलेंस ढूंढना चाहिए हमें, बैलेंस करना चाहिए, ठीक है, ठीक है। फोकसिंग ऑन वेदर आर नॉट वी कुड, यानी कि हमें करना चाहिए या ना नहीं करना चाहिए, इंस्टेड ऑफ वेदर आर नॉट वी शुड, या हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। हर चीज़ को बैलेंस में रखना चाहिए, ठीक है। अगर आप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, जस्ट लाइक पाकिस्तान के अंदर या इस्लामिक कंट्रीज़ के अंदर अगर जस्ट लाइक स्लॉटरिंग की जाती है, या हम मीट यूज़ करते हैं, या हम ईद कुर्बान करते हैं, तो हम फार्मिंग भी तो करते हैं, उनकी जो है पॉपुलेशन को मेंटेन भी तो रखते हैं, हमने बैलेंस में रखा हुआ है। इस तरह नहीं हुआ कि हमारे यहाँ उस चीज़ की कमी आ गई या स्पीशीज़ खत्म हो गई। तो जहाँ पे इन चीज़ को बैलेंस रखा जाता है तो वो इथिकली वो सही है। जिस तरह एक कानून है कि आप लैब के अंदर जितना भी काम करेंगे, लैब के अंदर जितना भी काम करेंगे, तो वो आप ब्रीडिंग करवा के आप करेंगे। यानी कि अब जस्ट लाइक व्हाइट माइस यूज किया जाता है सबसे ज्यादा उसके ब्लड पे काम करने के लिए बायोकेमिस्ट्री के अंदर। तो वो ये उनका ये असूल है कि आप कपल फार्म के अंदर ले आए, उनकी ब्रीडिंग करवाएं, ब्रीडिंग करने के बाद जो आपके पास पॉपुलेशन बनी आप उस पर एक्सपेरिमेंट करें। ऐसा ना करें कि आप कहीं जाके उनको जो है ट्रैप करें, उसको लेके आ जाएं, इस तरह का अलाउ नहीं होता। यानी कि आपको फाइंड आउट करना है, बैलेंस रखना है। बैलेंस रखने के लिए आप खुद उसकी ब्रीडिंग करवाएं, उसकी पॉपुलेशन को मेंटेन रखें, उसके बाद उस पर एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर, एक्नॉलेजमेंट द ट्रेमेंडस रिस्पांसिबिलिटी, ठीक है, दैट वी हैव रिक्वायर्ड। तो इसके अंदर जो है उनको एक्नॉलेज करना चाहिए, उनको वेट करना चाहिए जो लोग इस पे काम करते हैं, ठीक है। जो लोग जो हैं इस चीज़ पे काम कर रहे हैं, तो उनको जो है हमें एक्नॉलेज करना चाहिए, क्योंकि ये काम जो हो रहा है अगर ये पॉजिटिव मायने में हो रहा है तो वो तो बहुत ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट भी है, और वो बाकी जो हो रहा है नेगेटिव मीन के अंदर वो सही नहीं है, ठीक है। इसके बाद इसमें आ जाता है प्रोज एंड कोन्स। ये क्या होता है प्रोज एंड कोन्स? सर मेरिट्स एडवांटेजेस एंड डिमेरिट्स। डिसएडवांटेजेस। गुड गुड, कि इसके जो है हमें एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज दोनों को देखना चाहिए, उसके बाद जाके हमें डिसाइड करना चाहिए। आ गई बच्चे से बात समझ में? ये था आपका बायो इथिक्स का इंट्रोडक्शन। आ गई होगी बात समझ में? आगे जाके हम जो है जी सर। स्टडी करेंगे। ये था बायोटेक्नोलॉजी एंड बायो इथिक्स, इंट्रोडक्शन की क्लास थी। बायो इथिक्स क्या होते हैं, बायोटेक्नोलॉजी में कौन सा काम हो रहा है, और हमें किन किन बायो इथिक्स का ख्याल रखना लाजमी है, ठीक है। तो इसके अंदर बायो रेवोल्यूशन का मकसद ये होता है कि अगर रेवोल्यूशन बायोटेक्नोलॉजी की वजह से ही जो है इसमें आई है। ये तमाम जो मेथड्स हैं क्लोनिंग वगैरह, ये बायोटेक्नोलॉजी से एसोसिएट है, इनको ही वो किया जाता है, ठीक है बच्चे। कोई बात समझ में ना आई हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह जो है। अच्छा, नेक्स्ट वीक से क्या इरादा है आप लोग का? आप लोग देंगे प्रेजेंटेशंस, या मैं जो जी है सर। कब से आप लोग क्लास
आई थिंक सो आप लोगों की क्लास जो है सर 2 फैब से होगी ना, Tues- 1 फैब से तो यूनिवर्सिटीज खुल रही है, तो हम लोग ट्यूसडे और थर्सडे को आते थे। बच्चे मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि नेक्स्ट वीक से आप लोगों की है प्रेजेंटेशन है, जी जी, ट्यूसडे से, प्रेजेंटेशंस तो नेक्स्ट वीक से। ट्यूसडे से आपकी प्रेजेंटेशन से, जिसके नाम मैंने बताए थे, जो जो मैंने टॉपिक्स बताए थे, इसी जो है तरतीब के साथ आप लोग मुझे प्रेजेंटेशन करेंगे। ट्यूसडे से मुझे प्रेजेंटेशन आप लोग करेंगे, यानी कि नेक्स्ट वीक से। सही है बच्चे? तो आज तक यही काफ़ी है। इंशाल्लाह बाकी कुछ टॉपिक रहते हैं तो वो मैं आप लोगों को करवा दूंगा। ठीक है, अगर यूनिवर्सिटी खुल जाती है तो यूनिवर्सिटी को मैं आपको बुलवा लूंगा और मैं 2-3 क्लासों के अंदर आपका जो है सिलेबस कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है बच्चे? सही है? जी सर, ओके। ओके, थैंक यू सो मच। ओके बच्चे, अल्लाह हाफिज़। ओके सर, अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज सर।